हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं ताकि आने वाले सीटेट में आप लोग को हेल्प मिल सके। आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है ईवीएस का और ये पेपर है 5 जनवरी 2022 का। इससे पहले हम लोग ने इसी डेट के मैथ सेक्शन का एनालिसिस किया था। आज हम लोग ईवीएस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। द पर्सन हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। जो तरुण भारत संघ है, एक संस्था है जो पानी के संरक्षण के लिए काम करती है, जल के संरक्षण के लिए काम करती है। तो इसका जो हेड है, ठीक है, इनके निर्देशक जो हैं वो कौन है? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजिंदर सिंह या पीसी जोशी। तो ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, फिक्स्ड आंसर वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, राजिंदर सिंह इसके हेड है। सुंदरलाल बहुगुणा तो चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो उत्तराखंड में दिया गया था। और ये वाटर थीम के अंतर्गत जो चैप्टर है उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये एनसीईआरटी की समरी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो उसमें से सारे ईवीएस के क्वेश्चन हल हो सकेंगे। हमसे यही पूछा था कि तरुण भारत संघ जो संस्था है उसके प्रधान सेवक कौन है? तो राजिंदर सिंह जो है इनके प्रधान हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the main reason for depletion of ground water level? कह रहे हैं मुख्य कारण क्या है? ग्राउंड लेवल, भूमिगत जो जल है उसका जो ह्रास हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? सेलेक्ट द राइट आंसर। द रेन आर लेस फ्रीक्वेंट, बारिश का कम होना, या ट्री कवर्ड हैज़ रिड्यूस्ड जो डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों का कम होना इस वीक की वजह से। थर्ड है ट्यूबवेल हैंड पम्प्स आर यूज फॉर इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल और हैंड पंप लग रहे हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। फोर्थ, द कोर्स ऑफ द रिवर इज बीइंग चेंज एंड डैम्स बिल्ड, जो नदी का जल स्तर है वो कम हो रहा है क्योंकि डैम बना दिए गए हैं इस वजह से। तो देखिए जो ग्राउंड वाटर जो कम हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल लग रहे हैं और हैंड पंप लेकर लग रहे हैं। प्रति घर जो है हैंड पंप और ट्यूबवेल होने की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मैनी प्लेसेस एसिड रेन इज अफेक्टिंग द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। द मेन केमिकल कॉजिंग एसिड रेन इज। कह रहे कई स्थानों पर जो अम्ल वर्षा होती है वो वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये जो अम्ल वर्षा होती है इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं, कौन से मुख्य रसायन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड है एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है, जो एसिड रेन के मेन केमिकल्स हैं वो है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है वो पॉल्यूशन में या गैसेस रिलीज होती हैं, उससे जब वाटर पानी रिएक्ट होता है तो वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। वही जो है बारिश की बूंदों में नीचे चला आ जाता है धरती तक। तो ये अम्ल वर्षा का मुख्य जो रसायन है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा के मुख्य रसायन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज वेरी लिटिल। Out of the total fresh water available, which of the following hold the maximum percentage of the total fresh water? धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्धता अलवण जल की
निम्न में से किस में से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? कह रहा है कि फ्रेश वाटर, जो नमकीन पानी नहीं है, जो ताज़ा पानी है, मतलब मीठा पानी जो है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, वो कहाँ पे संरक्षित है? रिवर्स में है, स्प्रिंग्स में, झरनों में है, या ग्लेशियर्स में है, या वाटरफॉल्स में? तो जो मीठा पानी जो ज़्यादातर संरक्षित है वो ग्लेशियर्स में है। ओके, न रिवर्स में है, न स्प्रिंग्स में है, न वाटरफॉल में। ये बल्कि रिवर, स्प्रिंग और वाटरफॉल का सोर्स ही ग्लेशियर है, क्योंकि ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो ज़्यादातर नदियाँ, रिवर्स, जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं, स्प्रिंग और वाटरफॉल उनसे बनते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन, मीठे जल का जो स्रोत है वो ज़्यादातर ग्लेशियर है। ग्लेशियर, हिम नदी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर? इनमें से कौन सा जल के बारे में सही नहीं है? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब इसमें हर चीज़ घुल सकती है। ये बात तो सही है, लगभग हर चीज़ घुल सकते हैं। इट हैज़ कैपेसिटी टू डिजॉल्व वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इसकी कैपेसिटी है कि वो डिजॉल्व करने, अपने आप में घोले तरह तरह के सब्सटेंस को, ये भी बात सही है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, एंड वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों रूप में पाया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, हमसे पूछा ही गलत था, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। ओके, जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीता लिव विथ हर वर्किंग मदर, फादर, younger brother, grandparents, father's brother and his family. The kind of family format is. कह रही है कि एक फैमिली के बारे में बताया गया है। रीता रह रही है अपने काम करने वाली माता के पास, नौकरी करने वाली माता, पिता, छोटे भाई, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, और फादर्स ब्रदर, पिता के भाई, वो चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, और उनकी फैमिली। द काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट, ये किस तरह का परिवार है? मैटरनल फैमिली विथ रीदास मदर एज द हेड। ये मैटरनल फैमिली है? तो नहीं, ये मैटरनल फैमिली नहीं है, मतलब मदर के रिलेटिव्स नहीं है, ये फादर के रिलेटिव्स है। पैटर्नल फैमिली विथ रीता डेड एज द हेड, पैटर्नल फैमिली है, पैटर्नल फैमिली तो है, लेकिन इसमें दिया रीतास डैड एज द हेड, रीता के जो पापा है वो फैमिली के हेड है, तो इसमें ऐसे कोई हेड की बात नहीं की गई है। थर्ड है न्यूक्लियर फैमिली वेयर बोथ हर पेरेंट्स आर वर्किंग, संयुक्त परिवार है, तो ये संयुक्त परिवार नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड और थर्ड भी। फोर्थ ऑप्शन है ज्वाइंट फैमिली वेयर ऑल द मेंबर लिव टुगेदर, ये ज्वाइंट फैमिली टाइप है जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलके रहते हैं एक घर में। ओके, गॉट इट? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, रीता उस तरह के परिवार में रह रही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल विथ शार्प, फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ हैव डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रेफरेंस डू दिस एनिमल गो फॉर? कह रहा है कि एनिमल जिनके शार्प और फ्लैट टीथ होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं वो शार्प भी होते हैं और फ्लैट भी होते हैं, और ब्रॉड चौड़े दांत वाले जानवर अलग अलग खानों का प्रेफरेंस करते हैं। तो इस तरह के दांतों वाले जानवर किस तरह का खाना खाएंगे? फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, अन्य जानवरों का मांस खाएंगे, तो अन्य जानवरों का मांस खाने वाले दैट इज मांसाहारी जानवरों के दांत कैनाइंस, मतलब उनके जो कैनाइंस दांत होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। ओके, तो ये तो नहीं होगा। ग्रास एंड हर्ब्स, फ्रूट एंड ग्रेन्स, तो जो चौड़े दांत वाले हैं ये तरह
ये घास और पत्तियां खाने वाले जानवर होते हैं जिनके ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ होते हैं। ओके, तो पौने चपटे व चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं को भोजन के लिए प्राथमिकता जो होती भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे, घास व एवं साग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लांट दैट कैन ग्रो इन एरिया दैट हैव सलाइन वाटर आर टर्म्ड एज। वह पौधे जो नमक वाले पानी में मतलब समुद्री पानी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जेरोफाइट, हेलियोफाइट्स। तो देखिए ये हेलोफाइट्स जो हेलोजन, आप लोग ने अगर 10 तक की साइंस में भी हेलोजन का मतलब होता है नमक, तो जो नमक वाले पानी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। ओके, जैसे मैंग्रोव्स, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैंग्रोव्स जो नमकीन पानी के पौधा होता है। ओके, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है लवण, मृदो, वृद्ध, हेलोफाइट्स। यहां से लवण से मतलब आप समझ सकते हैं नमक। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, मरोरिद्ध, देखिए जेरोफाइट क्या होते हैं? जो रेगिस्तान में उगने वाले होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The painting that described a story in which only natural colors are used, painting are called as चित्रकाठी। पेंटिंग belong to, देखिए वह चित्रकला जिसमें कहानी दर्शाई जाती है और उनमें कलर क्या है? प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो फूलों का कलर इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे, तो उस तरह की पेंटिंग को काठी पेंटिंग कहते हैं। लेकिन पेंटिंग किस राज्य से संबंध रखती है, हमसे ये पूछा गया है। तो चित्रकाठी पेंटिंग जो है महाराष्ट्र के राज्य में बनाई जाती है। ओके, इस जो है इस चित्रकला में कहानी दर्शाई जाती है और इनमें जो इस्तेमाल किए जाने वाला रंग है वो प्राकृतिक होता है, 100% नेचुरल। तो ये चित्रकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। ये चित्रकला संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। ये सब फिक्स आंसर वाले क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में रिपीट भी होते हैं, इस वजह से इनको आप जरूर देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप दैट आर नेटिव टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। हमें उन आदिवासी वर्गों की पहचान करना है जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। सांथाली, गड्डी, गोंड या सहविया। तो जो हिमाचल प्रदेश से जो आदिवासी या वनवासी जो कहा जा रहा है वो संबंधित रखते हैं वो गड्डी ट्राइब। ओके, भारत के हिमाचल प्रदेश से आदिवासी वर्ग जो है वो है गद्दी जनजाति। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम मिजोरम। देखिए मिजोरम से ये कौन सा डांस बिलोंग करता है? सतारिया, राउफ डांस, चिराव डांस और गरबा डांस। ये जो है क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा। तो मिजोरम से जो डांस बिलोंग करता है वो चिराव डांस फॉर्म होता है। ओके, ये सबसे पुराना एक नृत्य कला है, प्राचीन नृत्य रूप है जो मिजोरम में प्रचलित है आज भी, वो है चिराव नृत्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीर टू बेंगलोर, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, मिजोरम टू गुजरात या महाराष्ट्र टू मणिपुर। तो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। इस ट्रेन पे जो ट्रेन चलती है वो है विवेक एक्सप्रेस। ओके,
ये भी फिक्स्ड आंसर वाला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलने वाली जो ट्रेन है वो है विवेक एक्सप्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाई इन द स्पेस शटल इन विच ईयर। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 2000 में या 1998 में, 2006 में या 2003 में? तो कल्पना चावला का स्पेस से लौटते वक्त निधन हुआ था वो 2003 में। जो भारतीय मूल की एक भारतीय अमेरिकी जो है अंतरिक्ष यात्री थी, उनका लौटते समय उनका निधन हो गया था। ओके, तो इसका आंसर है 2003, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्ड मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट एंड चूज डिफरेंट प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्री ट्रंक्स? कह रहा है कि चिड़िया जो है अलग अलग तरह के घोंसले बनाती है और अलग अलग प्रकार के बनाती हैं। इनमें से कौन सी चिड़िया है जो पेड़ के तने में घोंसला बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है, आश्रय लेती है पेड़ के तने में? तो क्रो तो घोंसला बनाता है। ओके, बारबेट, सनबर्ड्स हमने पिछली बार के सेशन में जो लास्ट ईवीएस का एनालिसिस किया था उसमें बताया कि ये ईवीएस पेड़ से लटकते हुए सनबर्ड्स जो है ये लटकते हुए घोंसले बनाती हैं। टेलर बर्ड्स ये दो पत्तियों को जोड़ के बुन देती है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बारबेट्स। ओके, ये पेड़ के तनों में जो है घोंसला बनाती है, खाली जगहों में घोंसला बनाती है। ओके, तो कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तो इसका कौवा ऑप्शन नहीं होगा, बसंत गौरी इसका राइट ऑप्शन होगा। शक्करखोरा तो पेड़ से लटकते हुए घोंसले बनाती हैं और दर्जन चिड़िया बुन के घोंसला बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम डॉक्टर एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड एस। जो वैश्विक महामारी आई थी कोविड वाली, उस समय जो है डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था। तो ऐसा क्यों कहा था? इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट। सेकेंड है कीप टीथ एंड बोन्स हेल्दी। थर्ड, इट इनटेक शार्पन एपेटाइट। या फोर्थ, इट बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो देखिए उस समय हमें कोविड के दौरान हमें इन्फेक्शन से बचना था, तो हमें इम्यून सिस्टम को तगड़ा करना था। तो विटामिन सी क्या करता है? इट बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके, ये दीवार खड़ी कर देता है इन्फेक्शन के प्रति। तो यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। विटामिन सी की मात्रा इसलिए डॉक्टरों ने बढ़ाने की गुजारिश की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th आर आस्क्ड बाय देयर टीचर टू डिस्कस व्हाट हैपेंड टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर में के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? मतलब शिक्षक ने अपने बच्चों से पूछा कि जो हम खाना खाते हैं वो पेट के अंदर जाके उसका क्या होता है। तो इस तरह का प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? ये है, पहला है डेवलपिंग स्टूडेंट इमेजिनेशन अबाउट डाइजेशन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। बच्चों के अंदर ये मतलब तर्क विकसित करना, उनकी समझ को विकसित करना है कि वो किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से किस तरह सोच रहे हैं। सेकेंड है हेल्पिंग स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्सेस टू द क्वेश्चन। बच्चों को करेक्ट रिस्पॉन्सेस बताने में हेल्प करना। थर्ड है एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट इंट्यूटिव आइडियाज़। उनको जो है मतलब इन्वेस्टिगेटिव आइडिया
ढूंढने में जो है हेल्प करना, और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी बातें सही हैं, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, हिंदी में पढ़ लीजिए। इस शिक्षक का उद्देश्य क्या है, पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्योग के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। तो ये तो अच्छी बात है, कल्पनाशीलता का विकास करना। प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों में मदद करना, यहाँ भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है। विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। ओके, लर्निंग बाय डूइंग या डूइंग बाय लर्निंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो ये इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ayan, a teacher of class 4th, organize a trip to museum. What process skill can be encouraged through a field trip? कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटिंग, सेकेंड है कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, थर्ड है ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल, फोर्थ मैपिंग एंड मेजरिंग। तो यहाँ पे देखिए म्यूजियम के को घुमाने, संग्रहालय घूमने ले जा रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा क्या वो मिलेगा फ़ायदा हमें इस फील्ड ट्रिप से, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल। हमें ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक है वो डेवलप होगी बच्चों में, और उसे देख के वो कुछ बना सकते हैं। ओके, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करने में उनको सहायता मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। पहले वो देख के आएंगे, फिर उस तरह की वो चीज़ें बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीरा एन ईवीएस टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू ब्रिंग शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी, फ्लोर एक्सेट्रा फॉर एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व डिसॉल्विंग of thing in water. Which of the best reason for asking student to bring things on their own? मीरा एक ईवीएस टीचर है, उन्होंने बच्चों से पूछा चीनी, नमक, लेमन जूस, नींबू का रस और हल्दी और आटा लाने के लिए बच्चों से के लिए कहा। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व डिसॉल्विंग ऑफ थिंग इन वाटर, वो ये बताना चाहती है कि कौन सी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं। विच इज़ द बेस्ट रीजन फॉर आस्किंग स्टूडेंट टू ब्रिंग थिंग ऑन देयर ओन। तो टीचर ने ऐसा बच्चों से क्यों कहा कि ये सब सामान घर से लेके आना, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ए ऑप्शन है, देयर इज़ नो लेबोरेटरी और मटेरियल अवेलेबल इन मोस्ट प्राइमरी स्कूल्स, क्योंकि ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में लेबोरेटरी और ये मटेरियल अवेलेबल नहीं रहते हैं। बी, देयर इज अ नीड टू इन्वॉल्व फैमिली इन स्टूडेंट लर्निंग, वो बच्चों के माता पिता या अभिभावक हैं उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहते हैं। सी, देयर इज अ नीड टू इन्वॉल्व स्टूडेंट सो दैट दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यहाँ ज़रूरत थी कि बच्चों को भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो ज्ञान का निर्माण कर सके। डी है, द स्टूडेंट आर एबल टू रिलेट देयर लोकल लैंग्वेज विथ स्कूल्स लैंग्वेज, बच्चे जो है सक्षम है कि वो लोकल लैंग्वेज को स्कूल लैंग्वेज से रिलेट कर सके। तो यहाँ पे क्या बेहतर ऑप्शन है? टीचर का जो कराने का उद्देश्य है ये नहीं कि स्कूल में लैब नहीं है या फिर फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है, यहाँ पे है कि बच्चों को इंगेज रखना है। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। और स्टूडेंट आर एबल टू रिलेट देयर लोकल लैंग्वेज विथ स्कूल लैंग्वेज, तो सी एंड डी ऑप्शन ज़्यादा सही है, इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, गॉट इट। हमें बच्चों को इंगेज रखना है, एक मीनिंगफुल एक्टिविटी करवानी है, तो छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। वो जो स्कूल से सीख रहे हैं वो डेली लाइफ में यूज कर सकें, या जो डेली लाइफ में जो सीख रहे हैं वो स्कूल में यूज कर सकें। तो केवल सी और डी यहाँ पे सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की कौन सी थीम्स हैं? ठीक है, तो ईवीएस की 6 थीम्स हैं।
मटेरियल थीम नहीं है। थिंग वी मेक एंड डू ये एक थीम है। नेचुरल रिसोर्स थीम नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ये फूड जो थीम है उसके अंतर्गत सब थीम है। ओके, तो यहाँ पे जो थीम है वो है थिंग वी मेक एंड डू। ओके, ये फिक्स्ड आंसर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे थीम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर द EVS करिकुलम एट प्राइमरी लेवल स्टूडेंट आर सेंसिटाइज टू सम ऑफ द सोशल इशूज ऑफ आवर कंट्री। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सोशल इशू आर डील्ड इन द करिकुलम। प्राथमिक EVS के प्राथमिक स्तर पर जो EVS करिकुलम होता है उसमें कुछ मुद्दों को इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे उसके प्रति सेंसिटाइज हो सके। तो हमें वो सोशल इशू आइडेंटिफाई करने हैं जो उनके करिकुलम में वो इन्वॉल्व किया गया है। पहला ऑप्शन है चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटी। चाइल्ड लेबर और क्लास जो बाल श्रम है उसको इन्वॉल्व किया गया है और क्लास जो क्लास में भेदभाव होता है उसके बारे में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डाउरी सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और डाउरी सिस्टम के बारे में वो किया गया है, इन्वॉल्व किया है। चाइल्ड लेबर एंड डोमेस्टिक वायलेंस, श्रम जो है बाल श्रम और घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है। या फोर्थ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, जाति भेदभाव और घरेलू हिंसा के बारे में वो किया गया है। तो प्राथमिक स्तर पे जो इन्वॉल्व किया गया है वो उनके करिकुलम में वो है चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटीज। ओके, बाल श्रम और जो बाल स्तर पर कक्षा स्तर पर जो भेदभाव होता है उसको के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनके पाठ्यचर्या में ये सामाजिक मुद्दों को शामिल किया गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर अबाउट EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर जो EVS की टेक्स्ट बुक है उसके लिए क्या सबसे उपयुक्त कथन दिया गया है, कौन से सबसे अच्छे फीचर्स हैं प्राथमिक स्तर की बुकों के। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन थ्रू द कंटेंट, बहुत सारी जो है जानकारी दी गई है उनके कंटेंट में। सेकेंड है देयर इज अ फोकस ऑन स्टीरियोटाइप एंड बायसेस एक्सिस्टिंग इन अ सोसाइटी, जो रूढ़िवादी सोच है उसके प्रति जो है फोकस किया गया है उस पर। देयर इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू डिस्करेज रोट लर्निंग, उसमें एक कॉन्शियस इस तरह की कोशिश की गई है कि जो रोट लर्निंग है उसको डिस्करेज किया गया है। और टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू बी यूज्ड बाय द टीचर। टेक्स्ट बुक जो है सिर्फ एक रिसोर्स है बच्चों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो फीचर है प्राथमिक स्तर पे जो EVS की बुक है, ये कॉन्शियस एफर्ट की गई है कि रोट लर्निंग ना करनी पड़े बच्चों को, बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीखें। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, लर्निंग बाय रोट लर्निंग नहीं है। तो यहाँ पे जो रटने द्वारा सीखने का सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, ये सबसे अच्छा फीचर है बुकों का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर यूजिंग स्टोरी एंड नरेटिव इन EVS टेक्स्ट बुक, जो सबसे बढ़िया जो रीजन है कि EVS की पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ और कविताएं का यूज किया गया है। EVS की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट इजीली एम्फैथाइज विद कैरेक्टर इन ए स्टोरी और ए नरेटिव। स्टूडेंट जो है जो छात्र हैं वो कैरेक्टर को बहुत आसानी से समझ जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट एंजॉय रीडिंग स्टोरी एंड नरेटिव देमसेल्फ, स्टूडेंट एंजॉय करते हैं स्टोरी को रीड करने में। थर्ड है टीचर फाइंड इट इजी टू ट्रांसैक्ट लेसन थ्रू स्टोरी एंड नरेटिव, टीचर के लिए आसान होता है लेसन को ट्रांसैक्ट करना, जानकारी देना स्टोरी और नरेटिव के माध्यम से। फोर्थ है टीचर इजीली मॉडिफाई द कंटेंट इनटू रोल प्ले और ड्रामा,
टीचर जो है पाठ के आधार पर, कहानी और कथनों के आधार पर उसको रोल प्ले और ड्रामा का रूप दे सकता है। तो जो बेहतर ऑप्शन है वह है फर्स्ट, स्टूडेंट इजिली एम्फेथाइज विद कैरेक्टर इन ए स्टोरी और ए नरेटिव। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। ओके, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कहानी के माध्यम से, वो भी खासकर प्राथमिक स्तर पर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? एवरी डे, एवरी मंथ, 6 मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर। जो आकलन करना है ईवीएस में सीखने सिखाने का, वो कैसे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी है? प्रत्येक दिन होने चाहिए, हर महीने होने चाहिए, या 6 महीने पे होनी चाहिए, या एकदम साल के अंत में होना चाहिए? तो जो आकलन का है वो एवरीडे होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन पे काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होना चाहिए। ओके, प्रतिदिन जो है आकलन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, प्रतिदिन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Meera, an EVS teacher, like a quiet class and asks her student to set and work individually. Which of the following will be denied to her student? मीरा एक प्राथमिक क्लास की जो EVS टीचर है, उसको शांत कक्षा पसंद है, ठीक है, और स्टूडेंट को कहती है कि शांति से बैठ जाओ, अपने अलग अलग काम करो। तो इसमें से जो है Which of the following is will be denied to her student? इनमें से क्या होगा? उसके विद्यार्थियों के निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? ओके, अगर उसकी इस तरह के बिहेवियर से बच्चों का क्या नुकसान होगा? तो इंडिविजुअली वर्क करेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल इंटेलिजेंस का फ़ायदा होगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नुकसान होगा, या इंडिविजुअल लर्निंग, या पीयर लर्निंग? तो जब वो इंडिविजुअल लर्निंग करेंगे तो उनको पीयर लर्निंग से वो डिनाइड रह जाएंगे, वो जो सहभागी शिक्षण है उससे वो दूर हो जाएंगे। ओके, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो इससे सहपाठी द्वारा सीखना, एक दूसरे सीखना जो है, इससे वंचित रह जाएंगे। ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is our correct strategy for assessing student answer to question asked by a teacher? इसमें से जो कौन सी सही तकनीक है बच्चों के उत्तर का आकलन करने के लिए, किस तरह से आकलन करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आंसर शुड बी असेस्ड एज ए राइट और रॉन्ग एंड मार्क क्वांटिटेटिवली। आंसर के जो उत्तर है उसको सिर्फ सही और गलत के तौर पे आकलन करना चाहिए कि तुम्हारा उत्तर सही है और तुम्हारा उत्तर गलत है, और फिर क्वांटिटेटिवली मार्क्स देने चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बी है स्टूडेंट आइडिया टू इन आंसर शुड बी असेस्ड क्वालिटेटिवली। स्टूडेंट के आंसर्स को क्वालिटेटिवली, गुणात्मक तौर पे असेस्ट करना चाहिए। तो बात तो सही है, आकलन उनकी सोच किस स्तर तक पहुंची है, इस तरह का आकलन होना चाहिए। स्टूडेंट एक्सपीरियंस शुड बी असेस्ड क्वालिटेटिवली। स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को भी क्वालिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो उनके स्व अनुभव हैं उनको भी गुणात्मक तौर पर आकलन करना चाहिए। तो बी और सी ऑप्शन सही है। तो हमारा यहाँ पे जो बी एंड सी दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें आकलन करते रहना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी एंड सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following strategies should be selected by Sunita, an EVS teacher, to promote inquiry while teaching the theme food? इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है सुनीता
जो ईवीएस टीचर हैं उनके द्वारा सेलेक्ट की जानी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन करने की, जानकारी इकट्ठा करने की जो टेक्निक है वो बच्चों के अंदर डेवलप हो सके। तो किस तरह, वो भी फूड थीम पढ़ाना है उनको, तो कौन सी स्ट्रेटजी उनको सेलेक्ट करनी चाहिए? पहला है ऑप्शन इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट अबाउट व्हाट टू ईट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये इंस्ट्रक्शन की जानकारी इकट्ठा करना है कि हमें किस तरह का खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। सेकेंड है आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ फूड आइटम ऑफ डिफरेंट रीजन। बच्चों से ये कहना कि डिफरेंट रीजन के फूड के पिक्चर कलेक्ट करो, तो ये इस पे तो विजुअलाइजेशन डेवलप होगा, इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो डेवलप नहीं होगी। थर्ड है शोइंग पिक्चर ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फूड, विभिन्न तरह के खानों के, खाद्य पदार्थों के चित्र दिखा देना, इससे भी नहीं होगा। फोर्थ है एनकरेजिंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विथ मेंबर ऑफ फैमिली कम्युनिटी टू फाइंड डाइवर्स फूड प्रेफरेंस, कि इस तरह की कि वो अपने फैमिली के मेंबर, परिवार और समुदाय के सदस्यों से इंटरेक्ट हो सकें और खाने के, खाद्य पदार्थों की जानकारी इकट्ठा कर सके। तो इनसे जो है इन्वेस्टिगेशन जो एक टेक्निक है वो डेवलप हो सकेगी बच्चों के अंदर। ओके, वो लोगों से मिलेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो इंक्वायरी जो है प्रमोट होगी। छात्रों के परिवार एवं समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, तो इनके अंदर अन्वेषण जो गुण है वो आगे बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टोरी ऑफ रोनाल्ड रॉस इज इंक्लूडेड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दिस इज टू। जो रोनाल्ड रॉस की जो कहानी है वो ईवीएस के टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है, तो इस कहानी का शामिल करने का क्या उद्देश्य है? रोनाल्ड रॉस कौन थे? जिन्होंने ये खोजा था कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है। तो क्या इस तरह इनकी कहानी ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? इंस्पायर स्टूडेंट टू टेक अप अ रिसर्च, बच्चों को ये बताना कि वो रिसर्च, शोध कर सकें। प्राथमिक स्तर पे हम ये बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि वो शोध करें। हेल्प स्टूडेंट रिलेट मलेरिया विथ मॉस्किटो, स्टूडेंट को ये संबंध बताने कि मलेरिया और मॉस्किटो का क्या संबंध है। सी प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ साइंटिस्ट वर्क, इस तरह का मतलब एक दृष्टिकोण प्रदान करना कि वैज्ञानिक किस तरीके से काम करते हैं। तो इसका जो मुख्य रीजन क्या है? तो ये तो सही है कि मच्छर और मलेरिया और मॉस्किटो में रिलेशन प्रोवाइड करना, ये तो सही है। प्रोवाइड इंसाइट हाउ साइंटिस्ट वर्क, ये भी सही है। इंस्पायर्ड स्टूडेंट टू टेक अप रिसर्च, बच्चों को इंस्पायर करना कि वो शोध कर सकें। प्राथमिक स्तर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सीटेट ने ए को भी ऑप्शन माना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी, तीनों ऑप्शन सही है। ओके, गॉट इट। तो फिर से पढ़ लीजिए हिंदी में। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है। इस स्थान देने का उद्देश्य है विद्यार्थियों में खोज के लिए प्रेरित करना। खोज करना ठीक है, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, ये भी बात सही है। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं ये भी दृष्टिगत करना, ये भी समझने में सहायता करना। तो ए, बी, सी हमारा तीनों ऑप्शन सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ ए यूनिट प्लान फ्रॉम अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। इट इज अ सम ऑफ मोर देन 10 लेसन प्लान ऑफ ए चैप्टर, ये 10 या 10 से ज़्यादा चैप्टरों का वो योग लेसन प्लान होता है। सी डिटेल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी फॉर ईच लेसन प्लान इज इंक्लूडेड। थर्ड है इट इज
planning for a large block of subject matter which is cohesive whole, and fourth, ideally it include over 10 lesson plan। इन स्टेटमेंट को हम हिंदी में भी और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ये पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग का गहन योजना है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो जो इकाई योजना है उसमें तो 10, इसमें एक ही लेसन का होगा तो 10 पाठ का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने के क्रियाकलापों का ब्यौरा है, या फिर यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। तो इन सेकंड और थर्ड में से थर्ड ऑप्शन को सीटेट ने सही माना है कि ये यूनिट प्लान जो इकाई योजना है। चैप्टर में भी हमने एक टॉपिक उठा लिया, उसमें एक विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, एक यूनिट पे हम काम कर रहे हैं। तो यूनिट प्लान इस बारे में होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इट इज द मोस्ट appropriate strategy to teach EVS to student with linguistic difficulty? निम्नलिखित में कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए सबसे उचित है? जिनको भाषा सीखने में परेशानी आती है उन छात्रों को पर्यावरण की जानकारी देने के लिए किस तरह कौन सी युक्ति जो है सबसे बेहतर रहेगी? मान लीजिए वो छात्र आपकी कक्षा में दूसरे राज्य से आया है, वो आपके राज्य की भाषा नहीं समझ पाता है, तो उसको ईवीएस पढ़ाना तो है ही है, तो उसको किस तरह से पढ़ाया जाए? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल विच आर इन टेक्टाइल फॉर्म एंड ए लार्ज प्रिंट। लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना जो टेक्टाइल हो, दैट इज कंक्रीट हो और लार्ज प्रिंट हो, इस तरीके से। सेकेंड है एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ सिंपल डायग्राम, कंक्रीट मटेरियल एंड एक्टिविटी। कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? सिंपल डायग्राम का यूज करके, कंक्रीट मटेरियल और गतिविधि के द्वारा, ये भी बात सही है। प्रोवाइडिंग ऑडियोलेशन, ऑडियोलेशन प्रोवाइड कर देंगे। फोर्थ है मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द लर्नर टू सिट इन फ्रंट ऑफ रो, और या फिर छात्र को कहेंगे कि तुम सबसे आगे की सीट पर बैठ जाओ। तो देखिए जो सबसे बेहतर तरीका है उन बच्चों के लिए जो भाषा सीखने में जिनको कठिनाई आती है, उनको डायग्राम के से, कंक्रीट मटेरियल से और गतिविधि द्वारा ईवीएस का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनके सामने। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ओके, तो यहाँ पे अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं, क्रियाकलापों के साथ की जाए, इस तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर आज का। इन द थीम ट्रेवल नरेटिव ऑफ बचेंद्री पाल एक्सपीरियंस इन माउंटेनियरिंग आर इंक्लूडेड, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इंक्लूडिंग दिस? जो एक पार्ट है, जो थीम है ईवीएस की ट्रेवल, ओके, उसके अंदर बचेंद्री पाल का अनुभव शेयर किया गया है। जो बचेंद्री पाल एक माउंटेनियर है, पर्वतारोही हैं, उनके जो है जीवन के बारे में बताया गया है। तो इस तरह का पार्ट इंक्लूड करने का क्या रीज़न है? द चैप्टर चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, जो लैंगिक रूढ़िवादिता है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती या कमज़ोर होती हैं, लड़के वो जो है मजबूत होते हैं, या लड़के रो नहीं सकते, रोना नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको चुनौती देती है। बी है द चैप्टर डिस्क्राइब चैलेंजेस फेस्ड इन स्केलिंग हाई पीक्स, चैप्टर उन चुनौतियों को दिखाता है कि हाई पीक्स को चढ़ने में क्या कठिनाई आती है। सी द चैप्टर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, चैप्टर जो है टीम वर्क के काम को, समूह के काम को दर्शाता है। थर्ड चैप्टर प्रोवाइड एन एग्जाम्पलरी रोल मॉडल, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल पेश करता है। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी डी तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ता है, रूढ़िवादिता को तोड़ता है, माउंटेन चढ़ने में क्या चैलेंजेस आते हैं इस बात को भी बताता है,
टीम वर्क के इम्पोर्टेंस को भी शो करता है और एक रोल मॉडल भी बताता है बच्चों को। तो ए, बी और सी, डी चारों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, तो यह हमारा चारों ऑप्शन सही है। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग को सेशन कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और सीटेट में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकें, ईवीएस सेक्शन में और मैथ सेक्शन में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।